नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की बात। इंडिया की बात में मैं अभिसार और मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश। और आज 3 मुद्दे। क्या भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हैं राहुल गांधी? मुद्दा नंबर 2, राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा, क्या अब विपक्ष एक मंच पर आएगा? और मुद्दा नंबर 3, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ मोदी सरकार के नाक में दम कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल का सबब बन रहे हैं और एक उम्मीद के तौर पर उभरे हैं? शुरुआत राहुल गांधी के साथ। यकीनन इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज विपक्ष ने बाकायदा संसद में मार्च किया है। विपक्ष अदालत भी पहुंचा है कि किस तरह से ईडी सीबीआई जो है विपक्ष पर निशाना साध रही है। मगर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक केस में 2 साल की सजा, और अगर यह प्रक्रिया चलती गई तो उनकी सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता भी खारिज हो जाएगी। इससे पहले भी आपको याद होगा किस तरह से राहुल गांधी को देशद्रोही बताना, उन पर हमला बोलना, उनके बयानों को गलत ढंग से पेश करना, यानी कि एक चक्रव्यूह के तहत राहुल गांधी को बर्बाद करना। क्या भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करना चाहेंगे भाषा से। अभिसार, मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि जिस तरह से भाजपा ने निशाने पे लिया है राहुल गांधी को, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मान लिया है। और एक तरह से यह राहुल गांधी के लिए संजीवनी है, डू और डाई का मौका है, जिसपे वो खरे उतरते हैं नहीं उतरते हैं, लेकिन उनकी पूछ और पहुंच भाजपा को परेशान कर रही है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस वक्त राहुल विपक्ष के सबसे बड़े नेता बन के उभरे हैं। यकीन मानिए, अगर राहुल गांधी इसके बाद उन्हें खत्म करने में कामयाबी मिलती है तो यह विपक्ष के खात्मे की भी शुरुआत होती है, और यह खतरे की घंटी है कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए। क्या इस मुद्दे का पंच बताएं उर्मिलेश जी। अभिसार, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी इस घटना के बाद बहुत ही प्रौढ़ और मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। पूरे विपक्ष के एक तरह से रैलिंग पॉइंट बन सकते हैं, बशर्ते कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उनका साथ दे और अन्य विपक्षी दलों को मोबिलाइज करे। शुक्रिया उर्मिलेश जी। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी कितनी बड़ी मुश्किल में, एक तरफ लंदन और केम्ब्रिज में जो उन्होंने भाषण दिया था उसे गलत ढंग से पेश करके उनकी लोकसभा की सदस्यता को खारिज करने की बात, और अब सूरत की इस अदालत के इस फैसले में, इस फैसले को लेकर कई पेचीदगियां हैं। कांग्रेस तो यह तक कह रही है कि किस तरह से जो याचिका करता था उसने हाईकोर्ट में अपील की थी कि इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, और जैसे ही जज बदले तो उसने अपनी याचिका वापस ले ली। यह भी कह रही है कांग्रेस कि इसमें जिन लोगों के नाम राहुल गांधी ने लिए, यानी नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, उनमें से तो किसी ने अपील नहीं की। और सबसे बड़ी बात, जो पुरनेश मोदी अदालत पहुंचे हैं, क्या वो वाकई पूरे जो मोदी समुदाय हैं, क्या उनकी नुमाइंदगी करते हैं? ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इसके चुनौती दी जा सकती है और उसे जीत हासिल हो सकती है। मगर यकीनन भाषा, जो चक्रव्यूह है वो गजब का है, और ये राहुल गांधी के जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा है। वो फंस गए तो फंस गए, मगर क्या आपको लगता है दोनों ही सूरत हालों में वो शहीद बन के उभरेंगे या खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि खात्मा भाजपा चाहती है, लेकिन जब अभी तो चक्रव्यूह बना है, जिस तरह से रचा गया है, उसमें खात्मा नहीं, मुझे दिखाई दे रही कि ये संजीवनी बूटी का भी काम कर सकती है। और यहां पे आपने जो केस का पूरा डिटेल बताया अभिसार, मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कांग्रेस की विधवा की बात करते थे,
तब क्या वो देश की तमाम विधवाओं का अपमान नहीं था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक व्यक्ति विशेष के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में, तब वो तमाम भारतीय महिलाओं और गर्लफ्रेंड्स का अपमान नहीं था क्या? विधवाएं, जर्सी काओ, तो तमाम विधवाएं क्या पहुंची थी मोदी जी के खिलाफ अपील करने के लिए कि आपने इतना बड़ा लांछन कैसे लगाया? तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा नरेशन रचा जा रहा है, एक अलग ढंग से साजिश रची जा रही है। मकसद बहुत साफ है और मकसद ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जो अपना कद बढ़ाया, जो एक उनको दबाने की 2014 से पूरी कोशिश थी, अब उनको लग रहा है कि उनकी सदस्यता खारिज कर दी जाए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। हमें याद रखना चाहिए इस क्रम में कि आजम खान को, जो समाजवादी पार्टी के अहम नेता रहे हैं, किस तरह से एक मामले में पहली बार ये किया गया, सदस्यता ही नहीं, वोटिंग राइट हटा दिया गया, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। तो इस समय भारतीय लोकतंत्र में अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड प्रयोग चल रहे हैं। ये प्रयोग मजाक में नहीं है, ये लोग कुछ भी करने पर उतारू हैं, जिससे भी उनका हित सदैव है। उर्मिलेश जी, राहुल गांधी जो है उन सांसदों या विधायकों की सोहबत में आ सकते हैं जिनमें एक लक्षद्वीप के सांसद हैं, उन अटेम्प्ट टू मर्डर था। आजम खान जिनका जिक्र किया, नफरती भाषण था। उसी तरह से लालू प्रसाद यादव, भ्रष्टाचार का मामला था। राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में, जो मैंने सुना, सीधे तौर पर किसी समुदाय पर निशाना नहीं साधा। उनका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था और उनके भ्रष्टाचारी तथा कथित मित्र थे। बावजूद इसके इस तरह का यह फैसला आना यह प्रमाणित करता है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। क्या उम्मीद की जानी चाहिए राहुल को हायर कोर्ट से? देखिए, ये तो कोर्ट के बारे में कोई स्पेकुलेशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं इस संबंध में दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि अगर मौजूदा जो रूलिंग क्लास है या रूलिंग स्ट्रक्चर जो है, अगर उसने ये तय कर रखा है कि राहुल गांधी की सदस्यता छीननी है, क्योंकि आपको याद होगा कि इस मुकदमे के फैसले से पहले भी उनकी सदस्यता को खत्म करने की लोकसभा से ही कोशिश जारी थी। कैम्ब्रिज के या जो ब्रिटेन के दूसरे शहरों में जो भाषण थे, उनको लेकर एक स्पेकुलेट किया जा रहा था कि उनकी सदस्यता भी छीनी जा सकती है। एक ये मसला था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उनको हर हालत में लोकसभा से बाहर करने की एक कोशिश चल रही थी। इसी में ये मौका निकल गया और इसको बेहतर समझा गया कि ये तो मुहमांगा मौका है। अब हम नहीं जानते कि इसके पीछे क्या दुष्चक्र कुचक्र है। हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते जजमेंट की प्रक्रिया पर। लेकिन दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा इस फैसले से जुड़ी, कि अगर कोई ये कहता है कि ये संपूर्ण मोदी जाति की या मोदी समुदाय की अवमानना है, तो कैसे एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं लिया गया, केवल एक सरनेम पुकारा गया, और सरनेम भी ये जातीय नहीं है, ये सामुदायिक है, ये व्यवसाय से जुड़ा समुदाय है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी वर्ण व्यवस्था से जुड़ी कोई जातीय संरचना है। तो ऐसे में एक व्यक्ति जो मंत्री रह चुका हो गुजरात सरकार में, उसको अचानक कैसे आभास हुआ कि ये उसके ऊपर ही केवल है? नीरव मोदी है, इसके अलावा दूसरे मोदी हैं, ललित मोदी है, सबके बारे में कॉन्टेक्स्ट ये था उस भाषण का जिसमें भ्रष्टाचार जिसमें उन्होंने बोला, लेकिन ले लिया उन्होंने। एक सेकंड और तो, लेकिन तीसरी जो इसी से जुड़ी बात है कि भारत दुनिया के उन लोकतांत्रिक मुल्कों में शायद इक्का दुक्का है जहां पर अवमानना के मामले को इस तरह से आपराधिक बनाया गया है, और ये कहीं दुनिया की जो मैच्योर डेमोक्रेसी है वहां ऐसा नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो आपराधिक अवमानना का मामला है, ये 19वीं सदी का कानून है, अंग्रेजों के जमाने का कानून है, और जो अंग्रेज इसे भारत में लेकर आए थे उन्होंने अपने देश यानी ब्रिटेन में इसे खत्म कर दिया है। मगर भारत में इसका इस्तेमाल होता है, बार बार होता है, और उसका मकसद यही होता है कि किसी तरह से विपक्ष पर या जिन लोगों से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं उन पर जो है निशाना साधा जाए। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी की मां के बारे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, निशिकांत दुबे से लेके परेश रावल से लेके न जाने क्या क्या, राहुल गांधी को मीर जाफर बताया गया। पप्पू तो चलो एक अरसे से चला आ रहा है, और लोकसभा की सदस्यता को खारिज करने की जमीन पहले से तैयार की जा रही है। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से टारगेट इस व्यक्ति को किया जा रहा है। और इनके सरनेम, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं, और नेहरू की औलादे हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें जो संसद के भीतर और बाहर कह रहे थे।
तो मुझे लगता है कि मैं उर्मिलेश जी की बात से बहुत सहमत इस लिहाज से नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से, जिसका जिक्र आपने अपनी बात में कहा, ये जो फैसला आया है, इसकी जो टाइमिंग है, जो जज का बदलना है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में भारतीय लोकतंत्र में तमाम जो संस्थाएं हैं उनको क्रोनोलॉजी से समझना बहुत जरूरी है। वो ऐसा नहीं है कि अपने आप ही काम कर दे रही हैं, हम सब जानते हैं कि वो अपने आप काम नहीं कर रही हैं। और जब देश की संसद के भीतर उनकी सदस्यता को लेकर निशिकांत दुबे से लेकर तमाम लोग, राजनाथ सिंह भी बोलते हैं कि माफी मांगनी है और ये है तमाम चीजें, ठीक उसी समय 19 का मामला, 2019 का मामला है, उस पे ये जजमेंट आना और ये सारा का सारा सामने आना, मुझे लगता है कि ये एक जो पूरी घेरने की तैयारी है, जो इस चक्रव्यूह का जिक्र आप अभिसार कर रहे हैं, उसकी अलग अलग सीढ़ियां हैं। हालांकि एक मिनट में भाषा, हालांकि हम स्पष्ट कर दें कि हम किसी भी सूरत में इस फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ कांग्रेस का पक्ष, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि कांग्रेस भी जज की नियुक्ति पर सवाल उठा रही है, हम सिर्फ उस पक्ष को सामने रख रहे हैं। बात पूरी कीजिए भाषा जी। तो मैं वही कह रही हूं कि ये सारी चीजें जिस परिपेक्ष में हो रही है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी, क्योंकि आने वाले दिन हम लगातार पिछले 2 प्रोग्राम्स में इस बात पे चर्चा कर चुके हैं अभिसार, कि जिस तरह से विपक्ष को संसद के भीतर म्यूट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके भाषण से, और हमला तब तेज हुआ जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। आप देखिए कि अडानी जी पे जैसे ही हमला तेज होता है, सदन के भीतर और सदन के बाहर, ये सारा का सारा मामला बनता है। और राहुल गांधी क्योंकि सबसे वोकल हैं भारत जोड़ो यात्रा से लेकर, और उससे पहले और उसके बाद सदन के भीतर, ठीक है, लिहाजा एक रिवेंज में, एक बदले की भावना के तहत ये सारा का सारा ऑपरेशन होता दिखाई दे रहा है। मैं अब आप दोनों से एक त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगा। उर्मिलेश जी बताइए, क्या ये घटनाक्रम कांग्रेस को लामबंद करेगा? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस पिछले 1-2 साल से खासी सक्रिय दिखाई दे रही है, मुद्दों उठा रही है। यह बात अलग है कि मीडिया उसे नहीं दिखाता है। इनफैक्ट जब कांग्रेस उन मुद्दों को उठाती है तो जो 2014 से पहले नहीं होता था, अब होता था। यानी कि कांग्रेस को और डीमोनाइज करना, उन पर निशाना साधना, उन्हें एंटी नेशनल जैसे तबकों से नवाजना। मगर मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो है, जहां राहुल गांधी के वजूद पर सवाल है, क्या कांग्रेस और लामबंद होगी? इसे आप कैसे देखते हैं राजनीतिक तौर पर? देखिए, कांग्रेस के ये केवल अस्तित्व का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि ये संपूर्ण विपक्षी राजनीति, हम उसकी चर्चा अपने दूसरे मुद्दे पर करेंगे। लेकिन मैं ये चीज देख रहा हूं कि मिस्टर खड़गे जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं एक चीज बोलूं, मैं ऐड करूंगा, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना, वो अपनी बात रखते हैं, मजबूती से रखते हैं, और एक अरसे से ये मिसिंग था कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर। जी, और उनकी बातों में, ठीक है, लच्छेदार हिंदी वो भले नहीं बोलते हिंदी हार्टलैंड के नेताओं की तरह, लेकिन एक बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई देती है, कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, कन्विक्शन दिखाई देता है, अनुभव की रोशनी उसमें दिखाई देती है, जो कांग्रेस के बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी टाइप नेता हैं, एनजीओ छाप जो नेता हैं, उनकी तरह नहीं है। बिल्कुल लगता है कि जमीन से उठा हुआ एक नेता कांग्रेसी जो हुआ करते थे पहले इंदिरा गांधी के जमाने में या उसके बाद भी, उस तरह का नेता बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि लड़ती हुई भिड़ती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। और ये राहुल गांधी की मौजूदा जो स्थिति है, उसमें हो सकता है कि विपक्ष अगर लामबंद हो तो दिलचस्प प्रतिक्रिया आपसे भी, क्या कांग्रेस लामबंद होगी? देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है लामबंद हो गई है, क्योंकि उसे लग गया है कि अब नहीं उतरे। आप देखिए कि संसद के भीतर जिस तरह से लोगों को लामबंद किया, आपने खड़गे जी का जिक्र किया, आप देखिए वो हाथ पकड़ पकड़ के ले आते हैं। सीनियर व्यक्ति हैं, लोकसभा में लंबा अनुभव है, दलित नेता हैं, बहुत पढ़ते हैं, और अपने एक एक शब्द पर कायम रहते हैं, पीछे नहीं हटते जितना भी हमला हो जाए। तो मुझे एक साफ चीज दिखाई दे रही है कि कांग्रेस अब इस मोड में आ गई है कि उसे तमाम लोगों को साथ लेना है और अपने को बचाना है, क्योंकि अपना बचाना यानी सदन में बोलने और लोकतंत्र की जगह को बचाने की। मैं अपने दर्शकों के सामने कुछ और चीजें रखना चाहता हूं। याद है आपको, अनुराग ठाकुर ने चुनावों के दौरान क्या कहा था? देश के गद्दारों को गोली मारो। उसके बाद 2 युवक उतर जाते हैं जामिया और वहां पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में कहता है कि आज तो ट्रंप है, कल तो आप भी हमें नहीं रोक पाओगे। नतीजा, दिल्ली में दंगे। इसी तरह से आपको ढेरों मिसालें दिखाई दे सकती हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अनर्गल बयान दिए, मुसलमानों के बॉयकॉट की बात की। उसका परिणाम हमने कोविड के फर्स्ट वेव में देखी, मगर इनमें से किसी पे कार्रवाई नहीं होती है। उर्मिलेश जी, जिनकी हरकतों की हम प्रतिक्रिया देखते हैं जमीन पे। यही बात राहुल गांधी जब बोल रहे होंगे
ब्रिटेन में, तो ये सारी बातें उनके दिमाग में रही होंगी कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है कैसे उसका विलोप हो रहा है, कैसे वो लुप्त हो रही है। तो जो बातें उन्होंने कही हैं वो उसका एक पूरा का पूरा सिलसिला है। आप 2014 के बाद से क्रमशः आप देखते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं खत्म हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस का इनिशिएटिव खत्म हो रहा है, संवैधानिकता कैसे लुप्त की जा रही है, एक तरह से गायब की जा रही है, और कुछ लोगों को पूरी तरह फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो कहें, उनके लिए पूरी की पूरी लोकतांत्रिक पास्ट टेंस नहीं है। अभी महाराष्ट्र में 4 महीने के भीतर 50 रैलियां होती हैं, 50 रैलियां जिसमें भाजपा के मंत्री संतरी सब मौजूद रहते हैं। नफरत उगली जाती है, मुसलमानों को क्या क्या गालियों से कहा जाता है, किस तरह से औरंगाबाद में पोस्टर बैनर सब तोड़े जाते हैं क्योंकि औरंगाबाद को वो औरंगजेब से जोड़ते हैं। सब कुछ सबके सामने होता है। कर्नाटक में चुनाव है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों पर हमले, नफरत, सब कुछ हो रहा है और वहां पे पुलिस नहीं आती, वहां कार्रवाई नहीं होती, वहां लोकतंत्र की कोई बात नहीं होती है। ये तो आप नेताओं की बात कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, नेताओं तो भूल जाइए, इनके जो पत्रकार हैं, पालतू पत्रकार हैं, एक पर दंगा भड़काने को लेकर राजस्थान में केस है, वो सरासर झूठ बोल रहा था कि अलवर में जो बुलडोजर चलाया गया है वो जहांगीरपुरी की प्रतिक्रिया में, झूठ। टाइम्स नाउ का एक पत्रकार जिसने ये कहा था कि जब बुलडोजर चला था अलवर में तो एक हिंदू का घर तोड़ दिया गया, मुसलमान का घर बच गया। इसी तरह से एक एक करके ढेरों मिसाल दिखाई दे सकती हैं। ये लोग समाज के अंदर दंगा फैलाना चाहते हैं, ये लोग जो मर्जी करते हैं और इन पर कोई अंकुश नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने आती है, इन पर एक्शन लेने आती है, तो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पुलिस इन्हें बचाती है, जो कितने शर्म की बात है। अब हम रुख करना चाहेंगे अपने दूसरे मुद्दे का। आपको याद होगा कि जैसे ही राहुल गांधी को इस सजा सुनाई जाती है तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले सामने आते हैं। उनकी भी अपनी दिक्कत है, उनके 2 जो नेता हैं वो ईडी और सीबीआई की कृपा से इस वक्त जेल में हैं और वो राहुल गांधी के खिलाफ जो सजा सुनाई गई है उसका विरोध करते हैं। अखिलेश भी बोलते हैं, तेजस्वी भी बोलते हैं, ममता खामोश है, वो एक अलग मुद्दा है। मगर विपक्ष क्या राहुल के इस संकट के बाद एक मंच पर आ सकता है? क्या इस खबर का पंच? उर्मिलेश जी बताएं। देखिए अभी सर, मुझे लगता है कि भारतीय जो संसदीय विपक्ष है उसमें 3 धाराएं मुझे दिखाई दे रही हैं आज की तारीख में। एक तो वो है जो कंसिस्टेंट विपक्ष है, खासकर सत्ता के खिलाफ। दूसरा जो विपक्ष है वो कंप्रोमाइज्ड विपक्ष है, और एक तीसरा विपक्षी धारा भी दिखाई दे रही है, तीसरी भी, जो अब तक बहुत ढुलमुल थी लेकिन इस वक्त वो जमकर बोल रही है या सामने खुलकर आ रही है, जैसे आपने नाम लिया केजरीवाल की पार्टी का। और जो कंप्रोमाइज्ड धारा है जिसमें आपने स्वयं ही नाम ले लिया ममता बनर्जी जी का, और भी बहुत सारे लोग हैं, नवीन पटनायक कहने के लिए विपक्षी दल हैं उनकी पार्टी, लेकिन वो हर मुद्दे पर, प्रायः हर मुद्दे पर सरकार के साथ होती है। तो ये कंसिस्टेंट विपक्ष कितना मजबूत होता है, कैसे पोलराइज करता है और दलों को, ये देखना होगा। भाषा आप बताएं, क्या है इस खबर पर आपका पंच? देखिए, मेरा मानना है कि तमाम विपक्षी दल चाहे जहां भी खड़े हैं, आज की तारीख में उन्हें कोई भ्रम नहीं है। वे जानते हैं कि बचेगा कोई भी नहीं, बारी सबकी आएगी। कब तक बारी आएगी इसका खाली लोग इंतजार कर रहे हैं। और जब जैसे जैसे बारी आती है, जितनी चाबी भरी जाती है, जितने केसेस यहां पर केंद्र के पास हैं, उनके मंत्रियों के पास हैं, उस हिसाब से वे रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन संसद के भीतर जिस तरह से आवाजें उठी हैं, उससे एक बात बहुत साफ है, इक्का दुक्का पार्टियों को छोड़ दीजिए, बाकी सबको लग रहा है कि साथ नहीं आए तो हमारा नंबर भी आएगा, आज नहीं तो कल। अभी सर, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि मैं ये तो नहीं कहता कि विपक्ष एकजुट होगा या नहीं होगा, मगर विपक्ष को जनता के सामने जाकर तथ्य रखने होंगे कि किस तरह से इस देश के अंदर विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, क्षेत्रीय दलों को जमींदोज किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। उन्हें यह बात समझानी होगी कि अगर विपक्ष खत्म हो गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो जनता की आवाज कुंद हो जाएगी, दबा दी जाएगी। यह मीडिया तो पहले से ही नहीं उठा रहा है। आप जानते हैं, सबसे पहले भाषा प्रतिक्रिया आती है अरविंद केजरीवाल की। अमूमन ये दोनों पर यह हमला पहले किया जाता था कि भाई पहले जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था तो अरविंद केजरीवाल चुप थे, फिर जब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई थी
तो किस तरह से कांग्रेस उसका स्वागत कर रही थी, अलग अलग ढंग के नेताओं हाँ, के रिएक्ट कर मगर रहे थे। क्या वाकई हम एक प्लान देख रहे हैं विपक्ष का? जैसे आज हमने देखा ईडी और सीबीआई जिस तरह से विपक्ष पर कार्रवाई कर रही है, समूचा विपक्ष गया है, अभिषेक मनु सिंघवी उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज का जो एक घटनाक्रम है बहुत अहम है जी। और देखिए, मैं इसीलिए बार बार कह रही हूं कि सदन के भीतर जिस तरह से मजबूर में ही सही, हम जानते हैं कि अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी लड़ाई है, 2024 के चेहरे को लेकर लड़ाई है, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसे ही नहीं कहती हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही विपक्ष के नेता के तौर पे दिखाई दें और आपस में समझदारी की बात करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस समय आज खड़ा है लोकतंत्र, संसद के भीतर जितनी विपक्षी पार्टियां हैं और इवन जो रीजनल छत्रप हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो इवन मैं कहूंगी कि आंध्र प्रदेश के जगन हो, इन सबको ये लग रहा है कि नंबर सबका आ रहा है। केसीआर की बेटी के कविता के ऊपर जिस तरह से हमला है, मुझे लगता है उसने भी लोगों को बेचैन किया है। और विपक्ष अगर एक नहीं आया, आप जो कह रहे हैं जनता के बीच नहीं गया, जो जनता के बीच अभी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही रंग होगा। जब मोदी जी कहते हैं एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत, तो दरअसल वो एक पार्टी की बात कर रहे होते हैं, जो कि पूरा जमीन पे दिखाई भी दे रहा है। और यही बात आपको याद होगा जेपी नड्डा ने भी कही थी। उर्मिला जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि विपक्ष को लोगों के साथ संवाद करना पड़ेगा, मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। मीडिया के जरिए पूरे विपक्ष के बारे में एक खास नैरेटिव सेट किया गया है कि ये तो भ्रष्टाचारी हैं, ऊपर से प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़े होकर छाती पीटते हैं, ठोकते हैं, सॉरी पीटते नहीं है, ठोकते हैं कि एक अकेला सब पे भारी। विपक्ष अगर संवाद करने जाएगी तो क्या जनता उस पर विश्वास करेगी? क्योंकि एक समानांतर नैरेटिव तो चल पड़ा है कि विपक्ष भ्रष्टाचारी है, ये एक बेचारे को काम नहीं करने दे रही है। आई थिंक दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं समझता हूं कि विपक्ष को यह समझना होगा कि अतीत में, निकट अतीत या काफी वक्त पहले का अतीत, ये वो दौर नहीं है। मीडिया एक दौर ऐसा था जब सरकार के खिलाफ कोई बात होती थी तो विपक्ष के बड़े हिस्से का समर्थन करता था, कई बार वो चुप रहता था, अन्ना आंदोलन देखिए। लेकिन ये ऐसा दौर है जब विपक्ष जो मीडिया है, भारत का मुख्य धारा मीडिया, वह पूरी तरह सरकार के साथ है, बेशर्मी के साथ। तो विपक्ष के प्रति वो कहीं से भी हमदर्द नहीं है, यहां तक कि विपक्ष के बयान तक नहीं छापता, विपक्ष पर जो दमन होता है उसकी भी आवाज नहीं उठाता। तो अब क्या बचा? अब बचा विपक्ष के लिए सिर्फ जनता। अगर वो जनता के बीच नहीं जाता, जैसा कि देश के बहुत सारे दल, क्षेत्रीय दल हों या अपने को बड़ा दल कहने वाले लोग हैं, वे पिछले 30 सालों की राजनीति में इतने अघाए हुए हैं, सभी सत्ता में रह चुके हैं कि वो आम लोगों के बीच जाना उन्होंने बंद कर दिया है। वो सुविधा भोगी हो चुके हैं और बहुत सारे लोग मुकदमों में फंसाए गए हैं। तो दे आर कॉम्प्रोमाइज, दे आर, उनके साथ मजबूरी है। उनको डर लगता है कि सरकार की बात नहीं मानेंगे तो हमारे भतीजे को, हमारी बीबी को, हमारी बेटी को कभी भी जेल भेज सकते हैं। तो डरे हुए जो लोग हैं, अब राहुल गांधी उनके बिल्कुल उलट हैं। वो कहते हैं मैं तो नहीं डरता। सीपीआईएम के लोग कहते हैं हम नहीं डरते, डीएमके के लोग कहते हैं हम नहीं डरते। तो जब तक सीपीआईएम, डीएमके या कांग्रेस के नेताओं की तरह या ये लोग नहीं बिहेव करते, जो डरे हुए लोग हैं, तब तक ये जो खेमे हैं ना दो विपक्ष के, वो बने रहेंगे। और मेरा मानना है जनता ही दबाव डालकर इन नेताओं को पटरी पर लाएगी। भाषा, मैं कहता हूं जो लोग इस तरह से डरे हुए हैं अपनी व्यक्तिगत कारणों से, वो क्या मुकाबला करेंगे? क्योंकि जो लोग इस तरह से डरे हुए हैं, उन्हीं के लिए तो ये नैरेटिव सेट किया गया है कि एक अकेला सब पे भारी। उन्हीं के लिए तो ये नैरेटिव सेट किया गया है कि देखिए मोदी जी तो काम करना चाहते हैं मगर ये भ्रष्टाचारी काम नहीं करने दे रहे हैं। जी देखिए, मेरा बहुत साफ मानना है अभिसार, डरे हुए लोग, डरे हुए दल मोदी जी के खिलाफ या लोकतंत्र को बचाने के लिए, मैं मोदी जी के खिलाफ भी नहीं कह रही, बुनियादी तौर पे अगर वो लोकतंत्र को सोचते हैं कि खतरे में है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि डर के साथ यह लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ी जा सकती। जैसे हम सब जानते हैं कि मीडिया में भी जो बतौर पत्रकार रहना चाहते हैं, अगर हम ये सब सोचने लग जाएं कि हमें ऊपर इतना डर है, हम कैसे बोलेंगे, सेल्फ सेंसरशिप करने लग जाएं, हम यहां नहीं बैठे होंगे। मुझे लगता है कि ये एक बुनियादी चीज है जो जितनी जल्दी विपक्ष समझ जाए, जो अरविंद केजरीवाल इस समय समझे हैं कि उनको लगा कि अगर राहुल गांधी पे हमला है, आपने बिल्कुल सही कहा भाई, आपके मनीष सिसोदिया अंदर हैं, आपके सत्येंद्र जैन अंदर हैं और आपके भीतर जनता में वो जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से इसे मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है भ्रष्टाचार की परिभाषा भी बतौर मीडिया के सौजन्य से
मीडिया मुझे लगता है अवधारणा बनाने वाली जो फैक्ट्री हो गई है, मीडिया कहना दिक्कत है, वो परसेप्शन बनाने वाली इंडस्ट्री में तब्दील हो चुकी है। उसने भ्रष्टाचार को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में कर दिया है। अडानी जी का भ्रष्टाचार नहीं, बाकी कोई भ्रष्टाचार नहीं। मैं कह रही हूं कर्नाटक में जहां ऑन रिकॉर्ड लोग बोल रहे हैं वो भ्रष्टाचार नहीं होता है, मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन दिल्ली का हो जाएगा, केसीआर का हो जाएगा, कांग्रेस का हो जाएगा। इसे हम फाइट जनता के बीच जाए बिना, ठीक है, असंभव है करना। चलिए अब हम रुक करना चाहेंगे अपने तीसरे और अहम मुद्दे का। वैसे आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं भाषा और उर्मिलेश दोनों से बात कर रहा था कि इस मुद्दे से हमें शुरू करना चाहिए, और मुद्दा बहुत दिलचस्प है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लगातार कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे मोदी सरकार जो है हिल गई है। कानून मंत्री जो हैं वो कई बार अनर्गल बयान दे रहे हैं। मसलन रिटायर्ड जज जो हैं वो एंटी नेशनल हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा वन रैंक वन पेंशन का मामला अदालत के सामने जाता है। मोदी सरकार कहती है हम बंद लिफाफे में अपनी बात रखेंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं सवाल ही नहीं है, बंद लिफाफे में नहीं, खुले में बोलिए। चुनाव आयोग उसके चुनाव की प्रक्रिया बदल दी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। उसी तरह से कई अहम फैसले उनके सामने हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि बीजेपी की ताकत है, उसी तरह से महाराष्ट्र का मामला। एक व्यक्ति पूरे मोदी सरकार को हिलाए हुए। क्या है इस मुद्दे का पंच? शुरुआत हम करना चाहेंगे भाषा से। अभिसार, मेरा मानना है कि जितनी निराशा है, जिस तरह से तमाम संस्थाएं, लोकतंत्र को बचाने वाली संस्थाएं जिनके कंधों पे लोकतंत्र है, वो बिल्कुल धराशाही दिखाई दे रही है। उसमें एक आशा की किरण की तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके ऑब्जर्वेशन, उनके बयान आते हैं। कुछ मामलों में उनका दखल आता है, लेकिन ये बहुत छोटी सी आशा की किरण है। मेरी उम्मीद उनसे ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशन और बाकी तमाम चीजें हैं, अगर फैसलों में दिखाई दे, बहुत अहम फैसले हैं चंद्रचूड़ जी आपके पास, अभी करिए और लोकतंत्र में एक राहत की राह दिखाइए। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की जो बेखौफ टिप्पणियां हैं, उनके फैसले हैं, वो मोदी सरकार को बहुत बुरी तरह से नर्वस कर रहे हैं। और उसका परिणाम आप देख सकते हैं, लॉ मिनिस्टर के बयान, जिसमें वो जजेस के बारे में कुछ अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। उम्मीद की एक छोटी सी किरण, और जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के संपादक ने उन्हें नॉर्थ स्टार भी बताया था, यकीनन एक उम्मीद का सितारा भी है एक ऐसे देश में जहां पर विपक्ष को रौंदा जा रहा है, आलोचना के स्वरों को रौंदा जा रहा है, पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें रौंदा जा रहा है। उर्मिलेश जी, क्या है इस मुद्दे पर आपका पंच? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से मीडिया में कभी कभी, खासकर प्रिंट मीडिया में कई बार आवाज़ें अच्छी आती हैं और लगता है कि वाकई तमाम दमन चक्र के बावजूद आवाज़ें बची हुई हैं, वैसे ही हमारी जुडिशरी में कभी कभी अच्छी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा, संभावना की जो संकेत हैं कि हमारे समाज में कितना रेजिस्टेंस है ऑटोक्रेसी को लेकर, ये उस पर निर्भर करेगा। भाषा, आप जानते हैं जब वो इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में थे तो उन्होंने दो तीन बातें कही। सामने रविशंकर प्रसाद और माननीय अनुराग ठाकुर जी बैठे हुए थे। उन्होंने जब बातें की तो उनके जो चेहरे थे, हवाइयां उड़ गई। बिल्कुल। एक तो उन्होंने फेक न्यूज पर कहा कि फेक न्यूज समुदायों के बीच में तनाव पैदा करती है। आप जानती हैं भाषा कि ये जो फेक न्यूज की फैक्ट्री, कौन सा आईटी सेल चलाता है, किस पॉलिटिकल पार्टी का आईटी सेल चलाता है। मगर सबसे बड़ी बात उन्होंने पत्रकारों के बारे में जो बात कही कि भाई पत्रकारों को सत्ता से सवाल करने का हौसला होना चाहिए, उन्हें नहीं दबाया जाना चाहिए। ये दोनों बातें जब वो कह रहे थे तो मैं देख रहा था कि ऑडियंस में बाकी सब तो ताली बजा रहे थे, मगर वो दो चेहरे बुरी तरह से नरभसा गए थे। कायदे से जो बात कही उन्होंने सामान्य बात कही। भाई, क्या पत्रकार सत्ता से सवाल ना पूछे? क्या फेक न्यूज खत्म ना हो जो समाज के अंदर दंगे वाले माहौल पैदा कर रहा है? मगर नर्वस कौन हो रहा था? रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर जी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल एजेंडा साफ कर दिया था, और इतना खुलकर बोलने के बाद, खासतौर से जो दो सामने जिनका जिक्र बार बार आ रहा है,
और जिनका नाम और उपनाम आपने बहुत अच्छे से बताया, गोली मारो से जोड़ा आपने, तो मुझे लगता है ये मामला बहुत साफ है। और जिस तरह से दो बड़े खतरे, क्योंकि मुझे लगता है फेक न्यूज, बीजेपी का आईटी सेल किस तरह से फेक न्यूज चलाता है, जो कॉर्पोरेट मीडिया है जिसे अलग अलग नाम बोलते हैं, पालतू मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, वो सारा मीडिया फेक न्यूज चलाकर सिर्फ नफरत ही नहीं, दो राज्यों को लड़ाता है। हमें नहीं तमिलनाडु और बिहार को लड़ाता है, पूरी की पूरी पलायन करवा देता है। तो ये मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा खतरा है जिस ओर इशारा किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, वो बहुत अहम है और चुपती हुई नब्ज है वो, बिल्कुल चुपती हुई। क्योंकि आप देखिए कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, और पत्रकार, कितने पत्रकार, जब हम बात कर रहे हैं हमने देखा कि कश्मीर के भी पत्रकार को अंदर डाला गया, बाकी तमाम पत्रकार जो बुनियादी सा सवाल पूछते हैं एक विधायक से, एक छोटी मंत्री से, उनके ऊपर मामले दर्ज हो जा रहे हैं। तो ये जो सारा माहौल है, पत्रकारों की भीड़ के बीच चीफ जस्टिस का ये कहना कि मिस्टर पत्रकार, मैडम पत्रकार, काम करो अपना। और मैं सोच रही थी क्या नविका कुमार जी, क्या आज तक की तमाम लोग, क्या जी न्यूज, ये सारे लोग जो देख रहे हैं ये सोच रहे होंगे कि हम सवाल पूछेंगे। तो ये एक एजेंडा सेट किया उन्होंने, पत्रकारों के भीतर भी हौसला दिया कि भाई अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस आपके पक्ष में खड़े होने के लिए आ सकते हैं आगे। उर्मिलेश जी, अगर हम अदालती फैसलों की बात करें, अब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बिल्किस बानो के मामले को भी रीओपन किया है कि किस तरह से उन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया, उस पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा महाराष्ट्र का मामला, उन्होंने साफ तौर पर राज्यपाल के जो पूरे आचरण पर सवाल किया था कि बहुत खतरनाक है, इस तरह से सरकारें गिराने के लिए आप माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जिन सैनिकों पर भारतीय जनता पार्टी सियासत करती है उस पर आप बंद लिफाफे में बात दे रहे थे, हाँ? तो उन्होंने कहा बंद लिफाफा बंद कीजिए, जो हकीकत है सामने लाइए। ये बातें कह रहे हैं और मेरे ख्याल से यही वजह है कि रोज हमारे रिजिजू साहब जो हैं बौखलाए रहते हैं। बिल्कुल और जैसे जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, इस तरह के उनके ऑब्जर्वेशंस आए हैं, क्योंकि पहले इस तरह के ऑब्जर्वेशंस नहीं सुनाई पड़े थे काफी लंबे अरसे तक, और कई फैसले भी बहुत ऐसे आए थे जिनसे न्याय और विधि के जो बहुत बड़े बड़े जानकार देश के हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पर बहुत क्रिटिकल आर्टिकल्स लिखे थे, चाहे उसमें लॉ यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर्स हों, उपेंद्र बख्शी जैसे लोग हैं, या तमाम लोग नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में मैं देख रहा हूं कि ऑब्जर्वेशंस जो कुछ आ रहे हैं और कुछ एक फैसले भी वो संभावना के संकेत देते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जो बात जज साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कही, और जो सवाल उठाए राजकमल झा ने इंडियन एक्सप्रेस के उस फंक्शन में, वो बहुत दिलचस्प ढंग से उठाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि बताइए, उन्होंने नाम नहीं लिया कप्पन सिद्दीक का, बल्कि ये कहा कि पत्रकार अपना काम करने जा रहा है और उसको आप देशद्रोह में फंसा देते हैं। ये सब बातें इतने ठोस ढंग से कहीं, तो मेरा ये मानना है अभिसार कि कहीं ना कहीं जुडिशरी में जो संजीदा लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में अपनी बात रखना चाहते हैं या फैसले देना चाहते हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि हमारे समाज में हमारा समाज जिंदा दिल हो, वो वाइब्रेंट रहे, वो संविधान के प्रति सजग रहे, और जो उसके दिमागों को कूड़ा बनाने वाली, उसके दिमागों को कुंद करने वाला जो मीडिया इस देश का है, उससे अलग होकर वो विवेक के साथ सोचे, वैज्ञानिकता के साथ सोचे, और जो हमारी इंस्टीट्यूशंस को चलाने वाले लोग हैं उनको भी ऑक्सीजन दे। मैं भाषा में आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल जिसे कहते हैं ना, बार को इतना लो सेट कर दिया गया है। चंद्रचूड़ इसलिए भी बीजेपी सरकार को अखरते हैं क्योंकि हमारे सामने 3 विकल्प है। मसलन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जो रिटायर होते हैं और तुरंत भाजपा की मदद से राज्यसभा चले जाते हैं। फिर उसके बाद जस्टिस नजीर रिटायरमेंट के सिर्फ 4 महीने बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन जाते हैं। जस्टिस अशोक भूषण, जिन्हें एनसीएलएटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और वो भी रिटायरमेंट के सिर्फ 1 महीने बाद। लिहाजा चंद्रचूड़ साहब जो सामान्य बातें कर रहे हैं वो भी हमें क्रांतिकारी लग रही हैं। द बार हैज बीन सेट सो लो जी। और मुझे लग रहा है कि मैंने इसीलिए कहा शुरू में भी कि निराशा का इतना माहौल है। जैसे मान लीजिए जो अहम फैसले, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के पास 370 हटाने वाला मामला भी लंबित पड़ा हुआ है। 2019 से लेकर आज तक 2023 तक हमने देखा कि अयोध्या वाले मसले पे क्या किया, नोटबंदी वाले मसले पे क्या किया, लंबी लिस्ट है। लेकिन इसी बीच
आपने चुनाव आयोग वाला भी देखा, वहां पर कम से कम आपको राहत लगती है, दिखाई देता है कि कुछ थोड़ी बहुत ही राहत सही, लेकिन एक अहम फैसला आता है, अहम ऑब्जर्वेशंस आते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, मुझे लगता है ये भी एक टेस्टिंग द वाटर्स है कि आपको अपनी साख भी बचानी है। भारतीय लोकतंत्र में इस समय साख और आशा दोनों सिर्फ एक संस्था पर ही तो टिकी है। आप चुनाव आयोग के पास नहीं जा सकते, पार्लियामेंट का आप हाल ही देख रहे हैं, बाकी एकेडमिक्स का आपने हाल जो कर लिया है वो तो माशाल्लाह है, और अवधारणा बनाने वाली फैक्ट्री मीडिया का हाल है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि भारतीय लोकतंत्र में जो आशा और साख बचाने, क्रेडिबिलिटी का मामला है, मुझे लगता है चंद्रचूड़ यह कोशिश कर रहे हैं कि वह क्रेडिबिलिटी बनी रहे। और जिस तरह से इतने सी बात पर जिस तरह की भाषा लॉ मिनिस्टर बोलते हैं, मुझे लगता है वह अपने आप में पूरी जुडिशरी की अवमानना है। भाषा सिर्फ लॉ मिनिस्टर नहीं, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मतलब महज कोलिजियम के मुद्दे पर वो जिस तरह से चली, आप राहुल गांधी के बारे में जो कहें वो एक अलग मुद्दा है। आप देश के जजेस को नहीं बख्श रहे हैं भाषा जी। देश के उपराष्ट्रपति जिस तरह से राजनीतिक बयान देते हैं, तो मुझे लगता है सारी की सारी कोशिश है कि सारे संस्थाएं मीडिया की तरह, जैसे कॉर्पोरेट मीडिया रेंग रहा है, आपके टूल किट पे ऑपरेट कर रहा है, दरअसल वे सोच रहे हैं कि उसी तरह से देश की जुडिशरी, और खास तौर से सबसे बड़ी जुडिशरी, हम हाई कोर्ट्स की यहां बात नहीं कर रहे, लोअर कोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जुडिशरी इसी तरह से हो जाए। लेकिन अभी लगता है उनके सपने में थोड़ी देरी है, अभी बाकी लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाषा और उर्मिलेश, आपका इंडिया की बात में बस इतना ही। आप सबसे मेरी अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप अपनी टिप्पणी भी दें कि आप इस कार्यक्रम में नया क्या चाहते हैं, क्या महसूस किया आपने आज के इन 3 मुद्दों के बारे में। अभिसार, भाषा और उर्मिलेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।